इरिट्रिया है 32। सूर्य किरण बताना किसके साथ है? नेपाल। भारत और नेपाल। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच। सब सैन्य अभ्यास से बताना है किस किसके देश के बीच हुआ है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। मित्र शक्ति श्रीलंका। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में है। काजिंद कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान। हरिमऊ शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया। हरिमऊ मलेशिया है। भारत और मलेशिया। संप्रीति बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश। वरुण यूके। भारत और फ्रांस। सिम्बेक्स सिंगापुर। हाँ ठीक है, भारत और सिंगापुर। जायद तलवार यूएई। भारत और संयुक्त अरब अमीरात। मालाबार भारत ऑस्ट्रेलिया। 4 गो है स्क्वाड। वो तो क्वाड है, स्क्वाड में क्वाड। भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भी है। क्वाड का गठन करने वाला देश जापान 2007 में हुआ था, जब उस समय मेन मकसद है कि चाइना को घेरना। हो जाए। मालाबार हो गया। जिम्मेक्स बताइएगा। जापान। नोमैडिक एलिफेंट नोमैडिक की मंगोलिया। हाँ नोमैडिक हो गया भारत और मंगोलिया। एक्स खान क्वेस्ट अभ्यास बहुराष्ट्रीय है, मंगोलिया में हुआ इसे। एक्वेरियन और मालदीव। भारत और मालदीव के बीच में। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया। अल मोहम्मद अल हिंदी सऊदी अरब का। भारत और सऊदी अरब। कोपाट COR कोरपेट है, करपाट ना कॉर्पेट। थाईलैंड भारत और थाईलैंड। कॉर्पेट है भारत और। कोप इंडिया हाँ भारत और अमेरिका। अजय वरियर भारत और ब्रिटेन। स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका। कोकन भारत और ब्रिटेन। अफ्रीडेक्स हाँ भारत और अफ्रीका। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय है, हुआ यूके में हुआ है। फ्रिंजेक्स बहुत सारे देश वहाँ पर, बहुराष्ट्रीय में तो बहुत सारे देश हो जाएगा वहाँ पर। फ्रिंजेक्स ठीक है, भारत और फ्रांस। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर। धर्म गार्जियन भारत और जापान। डस्ट लेक भारत और उज्बेकिस्तान। साइक्लोन फर्स्ट पहली बार हुआ है भारत और हम गलती हम खुद ही जलाल मार दिए। वीर गार्जियन भारत और जापान। वीर गार्जियन। कल पेज नंबर रहेगा हम लोग का, सूचकांक कल पढ़ना है, पेज नंबर 33। कोची वाला कहिया के में का इन्ने पढ़ल है। चलो पहले को पढ़ाई का रिपीट कर सकते हो तो पढ़ाई में था कोची है हिस्ट्री में। इटली के बाद जर्मनी एकीकरण था, रूसी क्रांति ये था, औद्योगिक क्रांति था। बताइएगा। जर्मनी और रूसी जर्मनी और औद्योगिक था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का बिस्मार्क प्रसा का चांसलर था। अपने इसे किसो बिस्मार्क को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री था प्रसा का। विलियम का ठीक है, विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। इसी को कहा जाता है बाजीगर। इसके रहा बिस्मार्क को। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा। दुनिया का सबसे पहला देश जो अनिवार्य बनाया था शिक्षा को प्रसा।
ये डेट नहीं दिया है। शुरुआत में सबसे पहले यही बनाया शिक्षा का अनिवार्य करने वाला। शिक्षा अनिवार्य बनाना। जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क किस देश के नेतृत्व में जाता था? नहीं, प्रूसिया के नेतृत्व में, क्या उस समय मजबूत था, सब चीज़ पढ़ल लिखल भी था, इसलिए उसमें जाता था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से डर लगता था? फ्रांस से डर लगता था। जर्मनी राष्ट्रीयता का संदेशवाहक किसे माना जाता है? कल बताया था ना कि पूरा यूरोप में है कौन? नेपोलियन है। राष्ट्रवाद का बोलेगा या सब जितना भी बोलेगा सब कौन? नेपोलियन। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट को जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता था नहीं? डायट। डायट बता दो। ऑस्ट्रिया का चांसलर बताइए कौन था? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में बोले हैं। फ्रैंकफर्ट का संविधान बना था ओकरा से 23 साल पहले 48 में 1848 में फ्रांस में पूरी हाँ नाम ही मार छाड़ दिए थे, कि हम 1789 में तो स्थापित हुआ था, 91 तो होगा नहीं, बच गया वो 40 और 48 दोनों में छठ हो गया। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1848 में। बताना है कि बिस्मार्क कब प्रसा का चांसलर बना था? 1862 में। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क प्रसा का चांसलर बना था। बिस्मार्क का जन्म 1816 वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 में। बिस्मार्क का जन्म भी 1800 कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? बेडेनबर्ग में हुआ था। हाँ। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को कौन सी उपाधि दिया था? बाजीगर। सिरेजोवा किस देश में पड़ता है? ऑस्ट्रिया। हाँ हाँ, सिरेजोवा जो स्थान है, सिरेजोवा हत्याकांड भी है, तत्कालिक कारण था सिरेजोवा हत्याकांड। गया था घूमने अपनी पत्नी के साथ। ना सिरेजोवा ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की बोस्नी, हाँ ठीक है, वही पहले कर देता था। बताइएगा सेडावा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। सेडावा का युद्ध किसके बीच में? प्रसा के बीच में। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में हुआ था। बताना है कि सेडान का युद्ध कब हुआ? 1870। सेडान का युद्ध 1870। अगले साल होता है कौन संधि? फ्रैंकफर्ट के 1871 में। बिस्मार्क ने जर्मनी को सम्राट, ये तो हो गया अभी। हाँ। सूडान के युद्ध के बाद किस देश का संभव हुआ था एकीकरण? जर्मनी पढ़ रहे हैं तो जर्मनी का। सूडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। और जाके इटली और जर्मनी दोनों का 1871 में कुछ होता है, एकीकरण होता है। नहीं, मिलाया नहीं गया था, जैसे अलग अलग, जैसे दोनों के एक ही समय में हुआ था एकीकरण। अब बताना है समाज और रूसी क्रांति में आना है। समाज शब्द का बताना है। समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? इंग्लैंड के रहने वाला था रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवेन, वेल्स का रहने वाला था। कहाँ के? वेल्स। आदर्श राजधानी न था किसका? नहीं, वो खुद को देश है वहाँ पे, ये ब्रिटेन। छोटा देश है। अरे ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत आता था 3-4 गो ना, तो वही में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था ना 19 वाला, इंग्लैंड और वेल्स में बोले ना। हाँ तो वेल्स एगो देश है। अभी भी देश अभी भी देश है। इंग्लैंड और वेल्स मिलकर आयोजन किया था। हाँ, दोनों देश मिलकर आयोजन किया था। भारत को श्रीलंका के साथ रहता है, बांग्लादेश के साथ, चाहे पाकिस्तान के साथ कर सकता है। पाकिस्तान के साथ हुआ नहीं है, जैसे अभी वर्तमान में जो मौजूदा के अनुसार नहीं हुआ, और पहले हुआ ना है। आज से पहले 95-97 वाले उस समय तो हो गया।
अभी नहीं करा, अभी क्या मुद्दे चल रहा है दूसरा था। बोले आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता, जो समाजवाद का शब्द दिया था वही आदर्शवादी समाज का दिया, रॉबर्ट ओवेल। हाँ, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, 1818 में जन्म हुआ है। माने बिस्मार्क से कितना साल छोटा है? 3 साल छोटा है। बिस्मार्क का जन्म 1815 में और कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में भारत में पहली बार सूती वस्त्र का मिल खोला था। नहीं, फोर्ट ग्लास्टर, कलकत्ता के फोर्ट ग्लास्टर में। दास कैपिटल किसकी रचना है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स। समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक बताइएगा किसे कहा जाता है? वो तो था समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेल ने किया था। अब फ्रांस बताना है साम्यवाद का जनक, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक नाम सुनल होना चाहिए, सेंट साइमन। फ्रांसीसी, हाँ, सेंट साइमन। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक हो गया सेंट साइमन। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? फेबियन सोशलिज्म के नेतृत्वकर्ता जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इन्होंने ही 1884 में लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुआ था। तो फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? 1884। ये बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण भी 1884 में। दुनिया के मजदूर एक हो किसने कहा था? कार्ल मार्क्स। युद्ध का अंत करो किसने कहा था? लेनिन बोला था। हाँ, दुनिया का मजदूर एक हो कार्ल मार्क्स, और ये बोला था युद्ध का अंत करो लेनिन बोला था। हाँ, लेनिन की मृत्यु 1924 में। 1924। रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ था? 1917 में। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? जार नहीं, अलेक्जेंडर द्वितीय कहा जाता है। जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस का अंतिम शासक, हाँ, जार निकोलस द्वितीय। एक बाद बैठता कौन? अलेक्जेंडर द्वितीय। वही खत्म कर देता है अलेक्जेंडर द्वितीय। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बताना है। अरे तो रूस में हो गया। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? रूस में जो क्रांति हुआ था 1917 का तत्कालिक कारण काहेला हुआ था वहाँ पे? प्रथम विश्व युद्ध में हार। वही प्रथम विश्व युद्ध भाग लिया था। यहाँ पे सैनिक मर रहा है, खाने ला मिल ही नहीं रहा है देश में, तो युद्ध लड़ रहा है। वही हुआ था रूसी क्रांति 1917। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन था? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन। कब हुआ था? 7 नवंबर 1900। इसी को अक्टूबर क्रांति के भी नाम से जानते हैं। हाँ, 1917। वो तो अगस्त बोलता, अगस्त प्रस्ताव माने अगस्त क्रांति के 1917 में, 1940 में, 1942 में। चेका संगठन का गठन किसने किया था? चेका का लेनिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की। लाल सेना के। लाल कुर्ती बोलेगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ना ऑप्शन रहेगा तो गरीबाल्डियो देता है। हाँ। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा, जार निकोलस द्वितीय। मगर जार मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर। रूस में सबसे ज्यादा किस जाति की जनसंख्या थी? स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरेनिना के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना के युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं वार एंड पीस। एक दिन दिले था हिंदी में, वार एंड पीस, लियो हाँ, टॉल्स्टॉय। कुछ हिंदी में युद्ध और शांति। लियो टॉल्स्टॉय। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ था? रूस में 1903 में। 1903 में। बताना कि यहाँ पे रूस में 2 दल था, बट गया था। कौन कौन में? बोल्शेविक। हाँ, बोल्शेविक और मोन्शेविक। बोल्शेविक मतलब बहुसंख्यक है और मोन्शेविक मतलब अल्पसंख्यक। भारत में अल्पसंख्यक की संख्या कितना है?
छः गो। अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या 6 गो। अंतिम किसको मिला है? 6%। नहीं, 6 गो। अल्पसंख्यक समुदाय 6 गो है। मुस्लिम, सिख, जैन, पारसी, ये सबसे लास्ट हुआ ना? जैन लास्ट है सबसे लास्ट ज़्यादा। जैन मिले हैं। मुस्लिम हो गया, फिर उसके बाद सिख हो गया, ईसाई हो गया, बौद्ध हो गया, पारसी हो गया और लास्ट में जैन हो गया। जैन को 2014 में मिला है अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा। उड़ीसा के ना, हैं? उड़ीसा मतलब थी वाला भाषा तो वो तो भाषा में उड़िया भाषा को मिला था उस अति शास्त्रीय भाषा में। अब आते हैं। बोल्शेविक दल के नेता तो भी पूछ ही लिए थे। अप्रैल 33 कब हुआ था? अपना थीसिस नवंबर। रूसी क्रांति बोलिए, बोल्शेविक क्रांति बोलिए और अप्रैल थीसिस बोलिए, सब 1917 में हुआ। क्योंकि ये अप्रैल में घटना हुआ था। 16 अप्रैल 1917 को क्या योजना लाया था लेनिन, इसलिए इसको कहा जाता है अप्रैल थीसिस कहा जाता है। अब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति कब घोषित किया था? मोपला विद्रोह 1921। लेनिन ने नई आर्थिक नीति शुरू किया 1921। लेनिन की मृत्यु कब हो जाती है? 1924 में। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक टॉमस पेन। मदर की रचना किसने किया था? गोर्की, मैक्सिम गोर्की। अस्थाई क्रांति के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ट्राटस्की को। अस्थाई क्रांति सिद्धांत का प्रवर्तक ट्राटस्की। प्रथम विश्व युद्ध में लेनिन ने नारा दिया था भी, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन रहा था? दोस्त ना, साथी मत तो जीवन आदमी था। फ्रेडरिक एंजल्स। फ्रेडरिक एंजल्स। पत्नी का नाम तो दूसरा है, पत्नी के ना, पत्नी का दूसरा नाम है जेनी, नाम है पत्नी के, जेनी शायद तो। जेनी तो क्या प्रथम इंग्लैंड के महारानी? वो तो महारानी है ना, जेनी, जेनी है कुछ नाम है, जेन। हाँ महारानी। वो वहाँ हाँ जेनी बोली ना, ओकरा नाम है कार्ल मार्क्स। हाँ जेनी याद है ना, पूरा नाम याद कर सका फायदा। सीधा सीधा कि हम कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम है जेनी। वो कॉलेज में था दोनों, तो वहीं से होता है, वहीं पे लगता है कि 44 में 1843 में, हाँ 1843 में उसका विवाह हो जाता है। हाँ औद्योगिक क्रांति बताइएगा कि नहीं याद कर रहा है औद्योगिक क्रांति की ना? है ना पढ़ा है? मैं नथिया वाला पूछना ही वाला, इग्रो वाला पूछता है। चलो कर ले ना, तो कर ले। फिर एगो प्रथम विश्व युद्ध है, कितने दिन के बचले हैं? चलो प्रथम विश्व युद्ध औद्योगिक रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, एक पेज मैनेज कर लेगा। टैले कैसे करता? भूमि कर था, आतिथ्य धार्मिक कर था। वही पूछ रहा, चर्च पे कैसा लगेगा? हाँ नहीं, किसान पे नहीं, चर्च द्वारा लगाया गया था, कैसा कर रहेगा? किसान बोलता तो फिर तो सीधा इंसिडेंट हो जाता आपका। वो टैले तो चर्च कैसा कर लगाएगा? चर्च लगेगा तो जब भी तो धार्मिक करने लगाएगा। चलिए बताइएगा। मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून किसने कहा था? लुईस 14 बोला था। बताइए लुईस 16वां गद्दे पे कब बैठा था? 1774 में। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब किया था? पूरे 1800। पूरे नेपोलियन कोड कब बना? 1804 में। नेपोलियन कोड का बना है 1800। नेपोलियन कोड का था नियम का एगो संग्रह था, नियम जो बनाया था ना उसी का एक बुक था। बताइएगा पहली बार चांसलर कब बनता है नेपोलियन? 99 में। 1799 में पहली बार चांसलर। 1802 में आजीवन भर के लिए बन जाता है काउंसलर। 1804 में बन जाता है सम्राट। 1804 में सम्राट बनने के बाद हो जाता है नेपोलियन कोड लागू करता है 1804 में। 1799 में पहली बार चांसलर। 1802 में आजीवन के लिए हो गया चांसलर।
1804 में सम्राट बन जाता फ्रांस का, और नेपोलियन कोड भी 1804 में। किसने का चर्च का विरोधी कौन था? चर्च वाल्टेयर। वाल्टेयर। किस पुस्तक में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की चर्चा है? वाल्टेयर के पुस्तक है। ना वाल्टेयर ये कानून की आत्मा। हाँ, कानून की आत्मा। मोंटेस्क्यू का पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉ, कानून की आत्मा। बताइएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो का। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश पुस्तक के लेखक? अभी जो चर्च का विरोधी कौन था? वाल्टेयर। तो लेटर ऑन इंग्लिश पुस्तक के लेखक है वाल्टेयर। कितने फ्रांस में जो है कितने समाज बटा हुआ था? 3 भागों में। कितने भागों में? पहला स्टेट के अंतर्गत पादरी, दूसरा के अभिजात वर्ग, और तीसरा में सब। लेबर हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, लेखक हो गया, सब। जज, अध्यापक, मजदूर, किसान, शिल्पीकार, सब आ गया। बास्टिल की घटना कब होता है? 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1700। वही जलवा टूटता है, वही फिर स्टार्ट हो जाता है। और वही दिन इसलिए मनाया था फ्रांस की क्रांति, फ्रांस के आज़ादी दिवस 14 जुलाई। 4 जुलाई को अमेरिका का प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसने लड़ा दिया था? ये प्रतिनिधित्व अमेरिका के हले कुछ ना मालूम को बताए तो। और जो बोस्टन टी घाट पार्टी से संबंधित था सैमुअल एडम्स। बोस्टन टी की घटना 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773। एक बार पीछे भी पलट के देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि खाली एगो आगे से। जितना बार कौन से लास्ट में कौन से द्वीप पर भेज दिया गया था नेपोलियन को? सेंट हेलेना द्वीप पर। कब मृत्यु हो गया था? 1821 में। चलिए कल ज्योग्राफी है। हिंद महासागर में डियो गार्सिया है। हिंद किसका अधीन है? ब्रिटेन, फ्रांस। फ्रांस के। ये भारत का हिस्सा है ना? फ्रांस के अधीन है। बादल था ना? नहीं चलाया था? ध्यान में छूट गया हो। अच्छा बोल दिए थे ना, बोले थे कि बादल पूछना था। बादल था। पवन के बाद आता है समुद्री समूह था, स्थानीय हवा था, स्थानीय हवा के बाद थोड़ा सा चक्रवात था और बादल था। अब बताइएगा। हमारा का डेली एगो बिछवा जैसे ठोक ऊपर से भी छोड़े थे। नहीं ध्यान नहीं, तो लिखते समय ही ना बोलते हैं। नहीं, माइंड थोड़ा सा चल रहा है, अभी अथी चल रहा है ना, तो उस समय फ़ोन कर देता तो फिर हम सुधार करके फिर डाल देते हैं। मैं ध्यान दिए। चलिए बताइएगा, ओसांग के लिए कितना होना चाहिए? ओसांग बिंदु उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा पूरा 0 नहीं होना चाहिए। ओस पढ़ने के लिए क्या चाहिए? 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। पाला कब पड़ेगा बताइएगा? पाला जब शीत द्रव के रूप में गिरने लगता है ना, जब ओसांक हिमांक के नीचे चल जाए तब उस समय पाला गिरेगा। मतलब 0 से नीचे चलाएगा ना। हाँ, हिमांक मतलब जब ना, तो वही 0 से नीचे। हाँ, ओसांक तब पाला। अभी पाला ना गिरे, लेकिन लोग बोले कि पाला गिरे। ये पाला एक बार गिरा कहाँ है उतना? थोड़ा सा, ये नहीं तो हल्का 2-4 दिन। 0 से नीचे जाएगा तब ना पाला। जो क्वेश्चन था हाँ। पाला वाला, फरवरी में अमेरिका से कुछ हवा आता है, वो दिला था। ध्यान में नहीं दिया है, छूट गया होगा। बताइएगा, धुंध में अधिकतम कितना से कितना दूरी के बीच में दिखता है? दृश्य क्षेत्र बोलते हैं। धुंध मतलब इसको हल्के फुल्के कोहारा या कुहासा या धुंध कह सकते हैं। 5 मीटर अधिक दिशता 1 से 2 किलोमीटर के बीच में। धुंध जब वो लगेगा ना, तो ये सब कुहासा है, ये पूरी तरह से छा जाता है, ये अलग है। धुंध अलग होता है, धुआं टाइप का होता है। उसमें पानी जैसा आपको नहीं पड़ेगा, वो सिर्फ धुआं रहेगा। हाँ, आई जो है हम लोग लगाते हैं कुहासा में पानी भी आ जाता है। हाँ, गैस में द्रव आता है। बताइएगा, बादल किस प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है? बताइएगा। हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा। हवा के रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडा होता है। और किसके कारण तैरता है बादल? अल्प घनत्व और एक और बिंदु है, घनत्व, अल्प घनत्व एक बार था, ध्यान में नहीं आ रहा।
ये वाव है, श्यानता के कारण, अल्प घनत्व और श्यानता के कारण जो है ये तैरता है नहीं कम कम। बताइएगा बादल कितने प्रकार के होते हैं? बादल 3 प्रकार के। 4 प्रकार के। अब बताना है चारों प्रकार के नाम है। पछाव बादल, कपासी बादल, स्तरीय बादल स्तर टाइप का, और एक वर्षा बादल। बताइएगा पछाव बादल की ऊंचाई कितना से कितना होता है? 12 किलोमीटर होता है। 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाएगा कौन? पछाव बादल। इसका बताइएगा कैसा होता है आकार इसका? पंख जैसा होता है। तो पूछता है कि किस बादल का आकार पंख जैसा होता है? तो पछाव बादल। पछाव, प से पछाव, प से पंख, प से पछाव, प से क्या हो गया? पंख। तो किस बादल का आकार जो है पंख जैसा होता है? तो पछाव बादल का। हमेशा रंग कैसा मिलेगा? पंख कैसे मिलता है ज़्यादा का? तो सफ़ेद। इसे भी कितना से कितना ऊंचाई होता है? तो 8 से 12 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब है कपासी बादल। बताइए कैसा दिखता है? हाँ रुई जैसा दिखिएगा ना, घन्ना टाइप के पहाड़ जैसा गुम्बद जैसा मिलेगा, कभी कभी छोटा छोटा टुकड़ा में बट रहता है। वही कौन सा बादल होता है? तो वो कपासी बादल। ऐसे कपास का मतलब है क्या होता है? रुई। कपास किसको कहते हैं? रुई को। तो कैसा आकार मिलेगा? रुई के जैसा। ये कहाँ से कहाँ मिलेगा? नहीं, ये कम मिलेगा। 4 से 7 किलोमीटर। 4 से 8 से 12 हो गया कपासी, नहीं पछाव। 8 से 12 पछाव, और बच गया 4 से 7 हो गया ये कपासी। इसका आकार कैसा होता है? रुई जैसा। आकार कैसा मिलेगा? देखते हैं। गुम्बद, गोल गुम्बद के आकार, मतलब गुम्बद नुमा आकार मिलेगा। तो कपासी का कैसा मिलेगा? गुम्बद के आकार का, रुई जैसा मिलेगा। और पंख नहीं, तो पछाव बादल है। पछाव बादल का जो मिलेगा आपका रुई जैसे, पंख जैसा। हाँ, प से पछाव, प से पंख, और क से कपास, और कपास कैसे मिलता है? तो रुई जैसा। और रुई कैसे मिलेगा? गुम्बद के जैसा बना रहता है, उठल नहीं जाता है। कहीं भी रुआ ला के रख दीजिए तो उठल रहेगा। अब बताना है कि स्तरीय बादल कितना से कितना तक? 7 से नीचे, 4 से नीचे होगा। 2 से या 3 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। 2 या 3 किलोमीटर के बीच में। कौन सा बादल पूरे आकाश को ढकता है? अस्तर। तो अस्तर मतलब एक अस्तर अगर बैठ जाएगा तो दिखेगा कौन चीज? बादल आकाश दिखेगा नहीं, तो ढकेगा कौन? स्तरीय बादल। आकाश को कौन ढक लेगा? स्तरीय बादल। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, पूरा ढक देता है। ये इतना में पाया जाता है। हमेशा इसमें धीरे धीरे बारिश होने का गुण पाया जाता है। सतत मतलब हमेशा। कैसे कहते हैं? झीसी लगा दिया है। हाँ, जैसे कैसे झीसी पहले लगाता था 15 दिन या 20 दिन के। बादल लिखेगा एकदम एक सेट जैसा मिलेगा, स्लेट जैसा, स्लेटी रंग जैसा, और हमेशा कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बारिश से होते रहेगा। तो सतत वर्षा गुण किस बादल में पाया जाता है? तो स्तरीय बादल में। अब बच गया वर्षा बादल। इसका रंग कैसा होता है? स्लेटी रंग का होता है। कैसा होता है? स्लेटी रंग का। अपारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब है कि हम उस पार नहीं देखेंगे। जब एक बार लग गया ना तो ऊपर कौन जा रहा है, जैसे कैसे कभी छुप जाता है, एरोप्लेन जा रहा है और जाकर छुप गया। कपासी बादल होता है। कौन? जो एरोप्लेन चल जाता है। इस वो नहीं बोले, जैसे छुप जाता है उनमें तो कुछ कुछ में तो दिखता है ना। ये में वर्षा बादल में जो है ना अपारदर्शी होता है, इनमें दिखबे नहीं करेगा। उसके ऊपर जा रहा है, आवाज खाली सुनाई देगा कि हाँ थी, आवाज जा रहा थी। ट्रेन जा रहा है। हाँ, ट्रेन नहीं जा रहा, एरोप्लेन जा रहा है। बताइए कौन सा बादल 4 बादलों से मिलकर बना होता है? तो 4 बादल से नहीं, यही है वर्षा बादल। यही बादल जो है 4। हाँ, सही बात है। कुछ कुछ जैसे रहता है, कुछ स्थिर रहता है। तो बोला कि कौन सा? तो वर्षा बादल चारों बादल का रूप है। अब बताइएगा कि बादलों की दिशा और गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। नेफो बादलों की दिशा और गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं? वर्षा 2-3 प्रकार की। 3 प्रकार के। वर्षा कितने प्रकार के? वर्षा कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है संवहनीय वर्षा, एक पर्वतीय वर्षा, और एक चक्रवाती वर्षा। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा।
संवहनीय, हाँ। गतिज, चक्रवाती। जब भूतल गर्म होकर हवाएं ऊपर उठ जाती हैं और इससे जो वर्षा होगा वो क्या कहलाएगा? संवहनीय। संवहन मतलब धारा बहता है, हवा जैसा बनता है। तो संवहनीय धारा क्या है? जब भूतल गर्म हो जाता है और उसके साथ लगने वाले वायु भी गर्म हो जाती हैं और ये कहाँ हो जाएगा? उठ के चल जाएगा ऊपर, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ठंडा, और ठंडा हो जाएगा तो वाष्प जो है उसका कुछ हो जाएगा, बूंद ले लेगा और फिर बारिश के रूप में आएगा। तो इस बदल को हम वर्षा क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा। पर्वत की मतलब जो पर्वत से टकरा कर जो वर्षा करा दिया वो हो जाएगा पर्वतीय वर्षा। गारो खासी डेल्टा। हाँ, मेघालय में, चाहे अब दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में जो होता है, हाँ, जो पहाड़ से जो टकरा गया उसे पर्वतीय वर्षा। इसमें क्या दे रहा है देखते हैं। जब वाष्प से जलवाष्प से भरी लदी हुई गर्म वायु को किसी पर्वत या पठार के ढलान से चढ़ता है या उतरता है तो उसमें हो जाती है, ठंडी हो जाती है और फिर वहाँ बूंद हो जाएगा, पानी के बूंद लेगा और फिर बारिश से होगा। चढ़ेगा चाहे उतरेगा दोनों में। इसे कुछ ही कर रहा है, ढाल के साथ ऊपर चढ़ना या वायु ठंडी होने से संतृप्त नहीं, चढ़ने कर रहा है पूरे। हाँ, इस तरह से वर्षा होगा तो पर्वत के साथ टकराने के बाद पर्वतीय वर्षा। हाँ, अब आते हैं चक्रवातीय वर्षा। तो चक्रवात तो जान ही रहते हो, जब चक्रवात जो हवा बहुत तेज के गति के कारण जो आएगा वो, जैसे दक्षिण पश्चिम हवा सब बदल रहा है, हम नहीं ठंड। बादल का फटना तो जानते का है, भारी तूफान के साथ असाधारण बारिश। बादल फट गया, बहुत सारा बारिश हुआ एकदम, इसी को बोलते हैं चक्रवात। बताइएगा चक्रवात में हवा कहाँ से कहाँ जाता है? ठीक, केंद्र में, ठीक है, बाहर क्यों जाता है? केंद्र से बाहर क्यों, अंदर नहीं जाता है? केंद्र में दाब होता है कम, याद रखिए, केंद्र में दाब होता है। तो जब इसमें केंद्र में दाब होगा कम तो उसमें हो जाएगा प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब हो जाएगा अधिक। क्या जाएगा? प्रति चक्रवात के उल्टा प्रति चक्रवात। चक्रवात में वर्षा बादल उदल सब, और प्रति चक्रवात में मौसम हो जाता है साफ, मौसम हो जाता है। तो केंद्र में कम दबाव की स्थापना होने के कारण बाहर की ओर दाब बढ़ता है और इसे बाहर से भीतर की, उल्टा बोल रहा है, बाहर से भीतर होता है, सही बोल रहा था। हम प्रति चक्रवात में बाहर से अंदर आता है। हाँ, नहीं, चक्रवात में बाहर से अंदर, जहाँ दाब कम रहेगा वहाँ हवा जाएगा। हाँ, दाब जहाँ पे कम है दाब कम रहेगा। यानी चक्रवात में बाहर अंदर आना है। चक्रवात में वायु चलने की दिशा बताइएगा। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के दिशा में, मान घड़ी के दिशा में। हाँ, दक्षिणी में दाईं ओर। सीधा चक्रवात चलने के दिशा उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर। मगर हवा में पूछता है तो उसमें उल्टा होता है। उत्तरी गोलार्ध में हवा चलने की दिशा दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, मगर चक्रवात में होता है उल्टा। इसमें घड़ी के विपरीत दिशा में पहले चलता है, उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर। एग्जाम्पल थी चक्रवात के हो गया हरिकेन, टाइफून और टॉर्नेडो। हरिकेन की गति 121 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइफून के 160 किलोमीटर प्रति घंटा। टॉर्नेडो की गति 325 किलोमीटर पर घंटा। कल एगो बताए थे अथी का जेट प्रवाह की गति बताए थे 120 किलोमीटर प्रति घंटा, जो क्षोभ मंडल में चलता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब क्या होगा? अधिक। हवा किधर से किधर जाएगा? अंदर से बाहर। जब दाब अधिक है तो अंदर से बाहर जाएगा। इस हाँ, एकरा में बताइएगा। प्रति चक्रवात में हवा चलने की दिशा पर चक्रवात के उल्टा होता है। चक्रवात के मतलब क्लॉकवाइज चलेगा उत्तरी गोलार्ध में और एंटी क्लॉक चलेगा दक्षिणी में। मतलब उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलेगा वायु के लिए। हाँ, हवा और प्रति चक्रवात एक हो गया।
टॉर्नेडो हो ही गया, टाइफून चुफून हो ही गया। थोड़ा सा बता दीजिए हरिकेन कहाँ चलती है? ठीक है, हरिकेन अटलांटिक महासागर में चलती है। टाइफून कहाँ चलती है? जापान, दक्षिणी चीन सागर। प्रशांत महासागर में उठने वाला है, दक्षिणी चीन सागर में भी होता है। और टॉर्नेडो कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के संयुक्त अथी क्षेत्र में चलता है, मिसिसिपी इलाकों में चलता है। चलिए कल हम लोग का रहेगा, ये सब तो अभी नया का के अनुसार बदला है कि पता नहीं। याद है खनिज वाला, याद कल खनिज पढ़ लीजिएगा, खनिज और विश्व के प्रमुख फसल के उत्पादन। राम जी कौशी का नाम दिया, चंदन दिया। पूजा कब करी है? जब सब चीज को लगे था। सही बात है, सब अपना अपना अथी है, घर है तो रोज पूजा है, बस। रोज मेला है। जहाँ अभी टाइम आपको देना है वहाँ दीजिए। भगवान ये बताइएगा इंडेक्स था ना, लैंगिक असमानता सूचकांक कितने इसके बिंदु होते हैं? 3। प्रजनन, स्वास्थ्य, राजनीति सशक्तिकरण और श्रम बाजार। लैंगिक समानता ना दूसरा लोग वही अलग यही वाला मानव विकास सूचकांक कितने अथी दिया जाता है, में कौन है या कौन नहीं है। लैंगिक असमानता सूचकांक का मान कितना से कितना के बीच होता है? 0 से 1 होता है। 0 रहता है तो न्यूनतम, मतलब असमानता ज़्यादा है, और 1 हो गया तो अधिकतम, समानता बहुत कम है। मतलब 1 आ गया तो महिला और पुरुष समान, समान है। और 0 हो गया तो बहुत दूर गैप हो गया उसके बीच में, कोई असमानता ज़्यादा बढ़ गया उसमें 0 में। बताना है खुशहाली विश्व रिपोर्ट कब प्रकाशन हुआ था, जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने इसको प्रकाशित करता है 2010 है। 2012। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कब जारी किया जाता है? 2012। पहला हाँ। नंबर खुशहाली के लिए क्या मापदंड है? 32 पर 132 कुछ भारत था। खुशहाली में खुशहाली में भी 126 में, शांति और खुशहाली में दोनों में 26 27 में ये इंडर गैप। गैप इंडेक्स बताइएगा खुशहाली माप के लिए कितने कारक पर की जाती है, कितने बिंदु पर? खुशहाली ना 6 कारक पे। खुशहाली रिपोर्ट कितना जगह पर जारी किया जाता है? 6 सूचकांक। खुशहाली के लिए कितने सूचकांक? 6। पहला प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन के चयन की स्वतंत्रता, मतलब हम अपना इच्छा से चयन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उदारता, और लास्ट में भ्रष्टाचार का बोध। 6 प्रकार के इंडेक्स सूचकांक है। इसके बाद इसको खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में दूसरा और तीसरा स्थान पे कौन है? पहला पे है ये नहीं कोई, हाँ पहला पे है, ठीक है। पहला बार, छठा बार बना है फिनलैंड। कितना बार बना है? नीदरलैंड और डेनमार्क और नीदरलैंड, आइसलैंड है। पहला नंबर पे फिनलैंड, दूसरा नंबर पे डेनमार्क और तीसरा नंबर पे आइसलैंड। तो कितना बार लगातार बना है? छठी बार फिनलैंड बना। फिनलैंड की राजधानी हाँ फिनलैंड के हेलेंसिकी, डेनमार्क के कोपेनहेगन, और आइसलैंड के आइसलैंड से नहीं, आइसलैंड के हम लोग ध्यान में नहीं आ रहा है। राजधानी है ना। देखो तो नुक आइसलैंड कुछ यूरोप में पड़ती ना हो। मुद्रा क्रोन है। डेनमार्क की कोरोना। आइसलैंड रिकयाविक राजधानी मुद्रा क्रोन है। हाँ, मुद्रा आपका हो जाएगा कितने गया? कोरोना। हाँ कोरोना नुको कहल जाए। है नुको कहल जाए। ना, पता नुक नहीं आप दिले। हाँ रिकयाविक और कोरोना मुद्रा हो गया। विश्व लैंगिंग अंतराल रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? विश्व लैंगिंग रिपोर्ट 2006 में।
विश्व लैंगिक रिपोर्ट 2006 में के गो बिंदु पर जारी किया जाता है? 4 बिंदु पर। कितने बिंदु पे? खुशहाली था 6 बिंदु पे। जीव अति इंडेक्स अति था वो पहले का था कुछ जेंडर गैप, हाँ ग्लोबल जेंडर गैप पहला मानव विकास रिपोर्ट के लिए 3 बिंदु, लैंगिक समानता के लिए 3, फिर था खुशहाली के लिए 6 और वैश्विक लैंगिक समानता के लिए था 4। और कब जारी हुआ वैश्विक लैंगिक समानता? 2006 में। बहुआमी गरीबी सूचकांक MPI कब जारी किया गया पहली बार? बहुआमी गरीबी सूचकांक 2010। बहुआमी गरीबी सूचकांक 2010 में प्रकाशित किया गया था। इसके लिए कितने सूचकांक के हैं? 3। इसके लिए गरीबी सूचकांक के लिए भी कितना? 3। कोची कोची है? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, वही सेम वाला मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर वही 3 गो है। तो सेम हो गया दोनों। विश्व भूखमरी सूचकांक कब जारी किया गया था पहली बार? हाँ, तो जो आपका वैश्विक लैंगिक समानता है वही भूखमरी सूचकांक है। वैश्विक लैंगिक समानता 2006 में और विश्व भूखमरी सूचकांक भी 2006 में प्रकाशित किया गया था। तो ये प्रकाशित कौन करता है वैश्विक भूखमरी सूचकांक? FAO अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान वाशिंगटन DC द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल फूड ऑर्गेनाइजेशन, मगर FAO नहीं हुआ, वो तो मुख्य में रोम है। FAO हाँ। फूड कुछ है फूड ये में खाली दिले अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान, तो वो नहीं होगा क्योंकि FAO तो फूड फूड FAO नहीं मैंने दिले वो FAO फूड को कुछ होता है ऐसे फूड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, दूसरा होगा। ग्लोबल हंगर ये तो एक पूरा नाम है, वो एक ग्लोबल हंगर नाम है GHI ग्लोबल भूखमरी सूचकांक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रकाशित हुआ 2006 में। कितने संकेतों पे किया था? तो 4 संकेतों पे। वैश्विक जहिया दोनों के सेम याद रखे 2006 में प्रकाशित है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक बोल रहे थे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बोलेगा कि वैश्विक लैंगिक समानता के लिए भी बिंदु 4, वैश्विक भूखमरी सूचकांक के भी इंडेक्स भी 4, और दोनों कब प्रकाशित हुआ है? 2006 में। अभी वर्तमान में 2022-23 में कितना GHI भारत का स्थान? वैश्विक हंगर में 111। 22 में था 7 और 2023 में हो गया है 111। सुधार हो गया, वो बढ़ गया ना, वो खराब हो गया। खराब हुई थी। हमारा लगा कि वैश्विक हंगर में पीछे जाता था। हाँ तो सुधार होगा ना। हैं? भूखा में एक रहेगा नंबर तो मान लीजिए भूखा में 10 बहुत ज्यादा भूखा होगा। है पता ना, अब रुक जाता। भारत GH में इतना पाया गया है, इसके अलावा कौन दे रहा है? तो अनुसार भारत में पड़ोसी देश नेपाल अच्छा बोले, इसी ये बोलता है जी गौरव सर कि हमरा से अच्छा तो ये पाकिस्तान कैसे है, श्रीलंका कैसे है। दिल्ली में 64 खराब होता है। नीचे जितना जा रहा है खराब का यहाँ पे दिल्ली तो है, श्रीलंका 64 पे, बांग्लादेश 84 पे है, पाकिस्तान 99 पे। तो तो कहता है वो में खुशहाली में भी हमसे वो पाकिस्तान अच्छा है देता है, देता है इंडेक्स में माप वगैरह है। हम लोग का खुशहाली में 126 है ना, और को लगता है कि 105 या कुछ करके है शायद, कि 112 या 13 ऐसी कुछ है। भ्रष्टाचार सूचकांक कब से जारी किया जा रहा है? 1995 से। भ्रष्टाचार सूचकांक 1995 से। हाँ, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इसका जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार में अभी लेटेस्ट 13 है भारत। 9 तो आतंकवाद में 13 है। 85 है ले 85 हैं, 80 तो अथी में आ गए हैं, पासपोर्ट में 80 आ गए अब। 84 है ना, 84 या इसी 85 शायद है। 84-85 है। चलिए, कल हम लोग को राष्ट्रीय आय पढ़ना है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना को बता दीजिए। WPI। हाँ, विश्व आर्थिक मंच 1971 में। विश्व आर्थिक मंच 1971 मार्टिन साहेब ने किया था, मार्टिन साहेब ने किया था। बताइए विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय? हाँ, जिनेवा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय जिनेवा।
फ्रैंकफर्ट के संधि 1871। कल हम लोग का कुछ पढ़ना, राष्ट्रीय आय पढ़ना 85 में है, है 85 में ना। चलो 2022 में पॉलिटी में कुछ ही था, पंचायती राज था ना। 243 हाँ वही 45 था, वही 243 वाला है, पंचायती राज था। बताइएगा पॉलिटी में, भारत में स्थानीय स्वशासन को किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज। स्थानीय स्वशासन को कहा जाता है पंचायती राज जो है। शुरुआत के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब से? 1959। अच्छा एथी कोची भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? 18 हाँ तो फिर तो वही तो बोल रहे हैं, भारत में बोले भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब से हुआ है? हम स्थानीय स्वशासन बोल रहे हैं 1882 में। जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्तर पर विकास। हाँ ठीक है, जन भागीदारी में सबको जन भागीदारी में बट देना, मतलब छोटे स्तर तक जो है पहुंचा देना सत्ता का, शासन की व्यवस्था, या लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, ठीक ना, ये भी कर सकते हैं। बताइएगा कि बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। गठन कब हुआ था? 1957। रिपोर्ट कब पेश किया था? 59 में। हाँ ना 59 में, और 59 में बन गया था पंचायती राज। अशोक मेहता 1977। जी भी के राय समिति 1985। 4 स्तरीय दिया था कौन? नहीं, वो तो 2 स्तरीय दिया था अशोक मेहता। जी भी के राय समिति दिया था 4 स्तरीय। पश्चिम बंगाल में। हाँ अभी वर्तमान में 4 स्तरीय पंचायती राज कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। अब बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन समिति के अनुशंसा पर दिया गया? 1986 में स्थापना हुआ है LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति 1986। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। 1989 में। 73वां संविधान संशोधन 1993। और 74वां संविधान संशोधन 1993। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुआ है? राजस्थान के नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959। और बताइएगा कि ये दूसरी बार कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश, 11 अक्टूबर को हुआ था। बताइए पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि से अपने प्रथम अधिवेशन के लिए 5 वर्ष का होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? हाँ 243 के 5 में, अंग में जिसको बोलते हैं, 243 के अंग में। यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व विघटित कर दिया जाए तो उसका निर्वाचन कितने महीने के बीच करना चाहिए? और कितना के बाद बताइएगा कितना दिन के लिए करेगा? जितना बचल शेष बचल है उतने के लिए होगा, मगर इसे लोकसभा राज्यसभा में व्यवस्था नहीं है ना। विघटन हो जाएगा तो फिर कहानी खत्म हो, लोकसभा में नहीं। फिर कहाँ? 5 साल दिया जाएगा। हाँ फिर विघटन हो गया, लोकसभा विघटन हो गया तो खत्म हो गया, फिर से चुनाव होता है। वही नहीं कि फिर एक 2 साल बचल है, टाइम 5 साल का अंतराल जो है वो तो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ वो तो जैसे खत्म। अभी 25 में होने वाला है, हाँ। 24 में होने वाला है, हाँ। अभी इससे पहले सरकार गिर जाएगा। सरकार गिर जाए, फिर सरकार नहीं बना तो चुनाव होगा, और फिर यहाँ से फिर 5 साल इसका स्टार्ट होगा। हाँ? कौन मर जाएगा? जो राष्ट्रपति को अपना मुखिया मर जाएगा तो मिलेगा प्रभार एक पास उप मुखिया के, और फिर चुनाव होगा उसका। हाँ अगर 6 महीना बाकी है खाली मुखिया के हाँ नहीं मुखिया का सब क्या चलिए पंचायती राज स्तर में। ऐसे नीतीश कुमार है तो बोल रहे तो 5 साल बोल रहे हैं। यदि किंतु पंचायत ऐसे विषय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीना से कम बची हो तो शेष अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं है। हमारे 6 महीने बचले हैं और इस स्थिति में अगर विघटन होता है तो उसमें निर्वाचन। बताइएगा कि पंचायतों के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 21 साल। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 243 के 6, वही 6ठा में, च बोलिए या 6ठा बोलिए। 243 के 6 में है कि
ग्राम पंचायत के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 साल। मतलब कोई भी पद पे खड़ा होना है ना पंचायती राज व्यवस्था में तो कितना उम्र होना चाहिए। इसकी चर्चा है 243 के च में। आयु था आपका 243 के अंग में, माने 5 साल के कार्यकाल। इसमें ऐसा भी कि 2 बार हार जाने के बाद में आप नहीं खड़ा हो सकते। कौन बोला? ना कहीं पे नहीं। आपको तक कितना वोट नहीं मिला वो आपका जमानत जब्त हो जाता है। कुल वोट का 1/6 कोई में हर चीज में जितना वोट है ना आपका उसका जितना जीता लोग का वोट जितना मिला ना, जैसे जो जीता उसको 1 लाख वोट। कुल वैध वोट का 1/6 बाकी। वो एक और नियम रहता है कि जो जीत गया ना उसका 1/10 अगर नहीं मिला है तो आपका जमानत जब्त हो गया। हो सकता है जो भी पैसा आप लगा है नहीं मिली फंड नहीं, अगला बार नहीं खड़ा सकते। अगला बार नहीं, 2 बार तक बैन रहता है, 10 साल आप नहीं खड़े होंगे। हाँ। इस सब मुखियों में सब में द्वितीय स्तरीय व्यवस्था पंचायती राज में कौन लागू किया था? अशोक मेहता। किस समिति ने ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए अध्ययन की नियुक्ति के लिए किया गया था? कौन समिति का गठन किया गया था कि ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए व्यवस्था किया गया था? GV के राय समिति, GV के हाँ 1985 जो 4 स्तरीय प्रसारण 4 स्तरीय के लिए लागू करने के लिए दिया था नियम। संवैधानिक दर्जा तभी हो ही गया है। 1986 हाँ बताइए 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से भाग में चर्चा है इसका? भाग 9 में। कहाँ से कहाँ तक 73वां संविधान संशोधन? 16 क से लेके त्वर्गीय न तक, क से लेके त्वर्गीय न तक, मतलब कुल अनुच्छेद 16 कुल 16 अनुच्छेद हैं। और अनुसूची में कौन से अनुसूची में इसका वर्णन है? पंचायती राज पंचायती अनुसूची 11 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, 12वीं में हो जाता है नगर पालिका। वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था कहाँ कहाँ नहीं है? 4 को नहीं जरा 4 में नागालैंड, मणिपुर में नागालैंड, मिजोरम मेघालय, दिल्ली दिल्ली मी में देखो एगो सबसे ऊपर किनारा नागालैंड, ठीक है। सबसे नीचे मिजोरम, मेघालय, दिल्ली। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और दिल्ली। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश में केगो केंद्र शासित प्रदेश में है? 2 गो में, एगो में, कौन में ना है? एगो में ना। दिल्ली में ना है। दिल्ली को छोड़ के सर ठीक है, दिल्ली के छोड़ के बाकी सब में, सॉरी उल्टा बोल इसलिए, दिल्ली के छोड़ के सभी में है। पंचायती राज और को दिल्ली एगो पुत्र छिले ने वो तो वोट देवला राष्ट्रपति के अति विधानसभा में। 73वां संविधान संशोधन जब लागू किया था तब पहला चुनाव कराने वाला कौन था? कर्नाटक। केगो विषय है 73वां संविधान संशोधन में? 29 गो। केगो था? 29 गो था। 18 को ऐसे 18 में 74वां संविधान संशोधन में केगो कहाँ से कहाँ तक बताना है? 74वां संविधान संशोधन का वर्णन किस भाग में? पहले भाग 9 के कम है। 9 के कम है। किस अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 243 के बाद का 6 से लेके यह तक 243 के त से लेके 6 तक। यह 6 वो लास्ट ला 6 कितना पूरा कुछ देले हवा नहीं मैं 12 नहीं मैं न दिले हैं। यह से 6 तक ना त से य 6 तक। त से यह 6 यह केगो विषय है 74वां संविधान संशोधन में? 18 विषय है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितना स्थान आरक्षित है? 1/3। तो उधर हो गया ना नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में कब? 1688। पहले 1687 देता था, यहाँ पे दिल्ली के 1687 में पहले देता था मगर अनुमति मिला था बोर्ड बनाने के लिए। 1687 में बोर्ड बना था, मद्रास में नगर बनाने की अनुमति दी थी और 1688 में पहली बार बन गया था। 1688 में। कल हम लोग के महत्वपूर्ण शब्दावली पढ़ना है। शब्दावली पढ़ लिए पूरा, 42 को शब्दावली है, 42 को पढ़ लेना है। चलो इधर से हिस्ट्री भी खत्म होने वाला है, इधर से पॉलिटी भी चलबे करेगा, ये सब थोड़ी रुके वाला है। पॉलिटी जान बचा के कोई जान बायोलॉजी में
बायोलॉजी में श्वसन है। श्वसन, चलिए मनुष्य के लिए श्वसन अंग श्वसन फेफड़ा, श्वसन अंग फेफड़ा। बाकी का तो नाक बोल देते हैं हम पढ़ नहीं सकते। बताइएगा जो श्वसन अंग है उसका शुरू से अंत तक नाम बताइए। नासा द्वार पहला, ठीक। नास द्वार, ग्रसनी, ट्रेकिया, फेफड़ा। गलत। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, एल्यूवेली। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस और एल्यूवेली लास्ट में। देता है रीजनिंग सरियावे वाला हाँ? इसमें दिले है नासा मार्ग, ग्रसनी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस और लास्ट में फेफड़ा जोड़ दिया, एल्यूवेली नहीं दिया। एगो रीजनिंग में दिल सिर, चोटी, कमर। चलिए तो सिर पहले या चोटी बाद में। है चोटी यहाँ। वो बोला कंफ्यूजन। चलिए तो कोचिंग हो गया नासा छिद्र, नासा का पार्ट यहीं पे निकलता है। मीबेबियम ग्लैंड पाया जाता है जिसमें चिकना द्रव निकलता है, यहीं पे चिपचिपा द्रव। हाँ ना नेटा नहीं, ये ऊपरे 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 चिकना, कोई सूट के जब सूट के उठ के देखिएगा ना तो कोई एकदम तेलीय पदार्थ निकलता है, वही मीबेबियम ग्रंथि होता है। तो नासा छिद्र, नासा का पार्ट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस और एल्यूवेली। बताइए नासा मार्ग से कितना लीटर प्रतिदिन म्यूकस निकलता है? जो लिक्विड जो होता है नाक में, हाँ आधा लीटर। जो नकवा से चिपचिपा द्रव जो होता है ना, नाक डालते हैं, नाक में डालते हैं तो चिपचिपा निकलता है, वो होता है म्यूकस। और वो चिकना क्या करता है, कहला निकलता है कि जो बाहर से धूल कण आएगा ना उसको क्या करेगा, फंसा चिपक जाना चाहिए, बाहर अंदर जाना तो जावे करता है मगर कुछ के फंसा लेता है। देखते हैं जब कुट्टी उट्टी काटते हैं चाहे कोई धूम वाला काम करते हैं तो खखड़ते तो निकलता है। एक्सपेरिमेंट। चलिए ठीक है सब खूब। इसका काम है धूल कण को रोकना, जीवाणु विषाणु को अंदर जाने से रोकना। बताइए नासा गुहा के ठीक पीछे जो स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? अभी बताएं। नासा छिद्र, नासा कपाट हो गया, नासा बाढ़ के फेरिंग्स, फेरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? हम लोग में लैरिंग्स होता है, पश्चिम में क्या होता है? फेरिंग्स। हम लोग में आवाज बॉक्स को कहते हैं लैरिंग्स और पश्चिम में आवाज बॉक्स को सैरिंग्स बॉक्स कहते हैं। सैरिंग्स जो निगल द्वार और कंठ द्वार होता है उस पर एक पट्टी पाया जाता है गोल, उस पट्टी को क्या कहते हैं? ठीक है, एपीग्लोटिस। इसी एपीग्लोटिस क्या करता है, जब खाना जाता है निगल द्वार में तो कंठ द्वार को बंद कर लेता है, जो एयर पाइप को। जब हम हवा लेते हैं तो कंठ द्वार बंद हो जाता है, भोजन वाला बंद कर लेता है। हाँ एपीग्लोटिस। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? ट्रैकिया की लंबाई है ठीक है 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया की लंबाई कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर। ट्रैकिया में 11 सेंटीमीटर में देता है कहीं कहीं पे। एक स्केल से कम। फेफड़ा के जोड़ा? एक जोड़ा। फेफड़ा कितना? एक जोड़ा। इसका रंग कैसा होता है? नहीं ठीक है, गुलाबी कहीं पे देता है, कहीं लाल, यहाँ पे लाल दे है, गुलाबी टाइप हल्का फुल्का। कौन सा फेफड़ा दायां वाला बड़ा होता है कि बायां वाला बड़ा होता है? बायां वाला बड़ा होता है। याद रखिए दायां वाला बड़ा होता है, सीधा सीधा। हाँ बायां वाला मुंह दिलवा जगह पर नहीं है ना। इधर बायां तरफ दिल है तो थोड़ा सा क्या करता है, इसलिए छोटा हो जाता है। दाहिना वाला बड़ा, दाहिना बड़ा। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़ा के तुलना में बड़ा होता है। बताइए जिस झिल्ली से घिरा रहता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ऐसे यहाँ पे नहीं दिया पे, ऐसे पेरिकार्डियम होता है। हाँ हाँ मेम्ब्रेन। श्वसन की प्रक्रिया कितने भागों में बांटा गया? श्वसन के लिए 4 भाग होते हैं। बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। कोशिका में श्वसन जाके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में श्वसन होता है ना, तब न जाके वहाँ पे जाके क्या होता है? ऊर्जा बनता है। और ना बनेगा ऊर्जा, वहाँ पे श्वसन होबे नहीं करेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा।
और खून जो हमारा शरीर में रहता है दायां में अलिंद में शुद्ध रहता है कि बायां में? हमको सबसे पहले ब्लड आता है अशुद्ध दायां अलिंद में, दायां अलिंद से अशुद्ध आता है। हाँ, तो बायां अलिंद में आपका शुद्ध रह जाता है। ये पूछता है शुद्ध कौन में है? दायां तो ऐसे याद है, सीधे शरीर से आया कहाँ पे? दायां लिंद पे। दायां लिंद से गया ट्राइकोस्पिड बॉल्ब के गया बायां नीले में, और बायां नीले से फेफड़ा में। हाँ, दाहिना नीले में, सॉरी, दायां नीले में। दायां लिंद से दायां नीले, दायां लिंद से दायां नीले, दायां नीले से फेफड़ा, फेफड़ा से शुद्ध हो गया ऑक्सीजन लेके और चल गया बायां अलिंद में, बायां लिंद से बायां नीले में। यही सबसे ज़्यादा प्रेशर रहता है कहाँ पे? बायां नीले में। यही से प्रेशर कस के पंप कर देता है। वही प्रेशर में नहीं रहता था। फेफड़ा में भी जाता है बीच में ना। तो फेफड़ा जो है ऑक्सीजन ना कैसे जाएगा? बिना ऑक्सीजन ले कैसे होगा? शुद्ध के हवा में जाके ना ऑक्सीजन लेवल मिलावेला। और वही हीमोग्लोबिन वहाँ से लेगा, हीमोग्लोबिन जो है ना वहाँ पर लेगा। जितना CO2 रहेगा ले जाके छोड़ देगा। हाँ, वही जो है एक जो है ऑक्सीजन के एक अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु को, हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को पकड़ के लेके जाता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु। ऑक्सीजन के 4 अणु को ढोने का कार्य करता है। चल चारों जब फेफड़ा से हवा बाहर निकलता है इसको क्या कहते हैं? ठीक है, उच्च श्वसन। क्या बोलते हैं? उच्च श्वसन। और निश्वसन में क्या होता है? अंदर लेते हैं उसे निश्वसन, बाहर निकलता है उससे उच्च श्वसन। बताइएगा कि बाहर की, हाँ, उच्च श्वसन। अंदर जाता है तो कितना % नाइट्रोजन? 78। और ऑक्सीजन जब, ठीक है 20.99। अब बाहर जब निकलता है तो नाइट्रोजन कितना? 78%। और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 0.03% कार्बन जाता है, मन निकलता है कितना? 4%। 17% जाता है और निकलता है कितना? 17%। सॉरी, हाँ, 21% जाता है, 4% निकल जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कर लेता है, तो बच जाता है 17%। जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा बॉडी का शरीर के मतलब भार बढ़ जाता है कि घटता है? बढ़ेगा, फैलेगा, क्षेत्रफल तो बढ़ेगा। छोटे से बढ़ जाएगा। हाँ बढ़ जाता है ना, श्वास लेते हैं तो हमारा बॉडी का भार, सांस लेते हैं बताइए सांस द्वारा कितना ml हम हमारे प्रतिदिन शरीर से बाहर निकलता है? 400 ml। तो बताइए हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है वजन। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम। कौची बोल 400 ml? सांस छोड़ते हैं ना तो उसमें प्रतिदिन मतलब 24 घंटा में कितना ml पानी छोड़ देते हैं हवा के माध्यम से? 400 ml। हाँ, 400 ml। वही ना, वो आधा लीटर था, दोनों बात तय हो गया। कौन आधा लीटर? एक बड़ा आधा लीटर था ना। म्यूकस है? नहीं, वो तो यहाँ स्राव होता है, इसमें नाक में स्राव होता है। हाँ, वो ml है कि सांस के द्वारा बाहर निकल गया, ये हो गया। हाँ, पानी दिखता नहीं है, वाष्प जो दिखता नहीं हमको, हवा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। गर्मी में नहीं दिखता। हाँ, ठंडा में दिख जाता है। टेम्परेचर गर्म है। ऑक्सीजन का वाहक किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन को। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड से का परिवहन कोशिका में फेफड़ा तक हीमोग्लोबिन कितना % करता है? हाँ, 10 से 20% होता है। बोलेगा कार्बन डाइऑक्साइड कितना % करता है, हीमोग्लोबिन इसको कितना % है? तो 10 से 20% परिवहन करता है। प्लाज्मा में घुलकर CO2 कितना करता है परिवहन? प्लाज्मा में करता है मात्र 7%। कितना % है? हमारे कुल वजन का कितना % ब्लड होता है? 7%। कितना % है? 7% हाँ, नहीं हाँ होता है 7। कोशिकीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में है। वो तो वायवीय और वायवीय श्वसन है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिकीय श्वसन जब हम लोग भोजन कर लेते हैं ना, भोजन पच गया, उसमें से क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा। और ग्लूकोज कहाँ जाएगा?
कोशिका में, और कोशिका में जाए कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव से माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी को कहते हैं हम लोग कोशिकीय श्वसन। ऐसी में दो प्रकार के श्वसन होते हैं यहाँ पे, वायवीय और अवायवीय, या ऑक्सी या अनऑक्सी। इन दोनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें मिलेगा? वायवीय और ऑक्सी में, और कम ऊर्जा मिलेगा और अवायवीय में। अनऑक्सी श्वसन के तहत क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है पायरुविक। हाँ, तो वो जब कब हम दौड़ते हैं तब होता है। यही पायरुविक अम्ल जो है ना बाद में लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। जब ऑक्सीजन कम मिलेगा ना तो पायरुविक अम्ल कौन सी बदल जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और जहाँ जम गया वहाँ दर्द होने लगता है। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है भाई? तो कोशिका में। कोशिका में कहाँ होता है? और ऑक्सी श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके अलावा कहाँ होता है? तो उत्तक में हो गया, इसे अंकुरित बीज में होता है, फलों में भी थोड़ा समय के लिए होता है, और ईस्ट और जीवाणु में होता है। ये याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंकुरित बीज में भी होता है, हाँ नहीं अनॉक्सी, अनॉक्सी अनॉक्सी। फलों में थोड़ा समय के लिए होता है, फिर ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है, जीवाणु में होता है। ईस्ट और जीवाणु में भी होता है ये सब अनॉक्सी। तब ना ईस्टवा में बनता है, तब वो लैक्टिक अथी बनता है, जैसे शराब उराब जब किण्वन के माध्यम से बनता है हल्का। ऑक्सी श्वसन में बताइएगा, श्वसन कैटाबोलिक है या एनाबोलिक? श्वसन कैसा है? तो कैटाबोलिक। पाचन एनाबोलिक होता है। श्वसन पर नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? मेडुला ऑब्लोगेंडा करता है। श्वसन तंत्र पर, परिवहन पे, धड़कन पे, सब अनैच्छिक क्रिया पर कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोगेंडा। अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण कौन करेगा? मेडुला ऑब्लोगेंडा करता है। ये धड़कन, परिवहन, ब्लड का सर्कुलेशन सब नियंत्रण वही करेगा, जो हम अपनी इच्छा से नहीं करते। हाँ। कोशिकीय श्वसन, कोशिका में जो श्वसन होता है कितने चरण में पूर्ण होता है? 2 चरण। पहला चरण कोशिका द्रव में, पहला चरण कहाँ पर संपन्न होता है? कोशिका द्रव में। और दूसरा चरण कहाँ होता है? तो अंतिम में माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले कोशिका द्रव में, और बाद में जाकर कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ सर? अंदर कोशिका के अंदर, हर कोशिका में है। हमारे शरीर में जितने कोशिका जितने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, फिर ये सब ER, ये सब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, झिल्ली, सब हर कोशिका में पाया जाता है। एक कोशिका का पार्ट है ये, और पूरा शरीर हमारा कोशिका का बना हुआ है, हर कोशिका में ही पाया जाता है ना। कभी देखते हैं कि यहाँ से काम करते 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 क्या हुआ? यहाँ तो दर्द कर लगता है। इसका मतलब एक शरीर, इसमें जो कोशिका में होता ऊर्जा वो सब खत्म हो गया, तब ना कहते हैं आज पैर दर्द का। इसका मतलब पैर बहुत ज़्यादा काम किया। कभी जीभ दर्द कर लगता है, मुंह दर्द कर लगता है, तो इसका मतलब बोलते बोलते इस एरिया का कोशिका की ऊर्जा खत्म हो गया। चलिए, ग्लूकोज का टूटना क्या कहलाता है? नहीं, ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोसिस। और ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। कहाँ पे? कोशिका। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव में। ग्लाइकोसिस का मतलब क्या होता है? टूटना, ग्लूकोज का टूटना। और अनॉक्सी श्वसन में ही होता है। इसी में लैक्टिक अम्ल का, लैक्टिक नहीं पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। बाद में फिर पायरुविक अम्ल कोशिका में टूट जाता है, लैक्टिक है। कितना ATP बनता है इसमें कोशिका द्रव में? 4 गो बनता है, और 4 गो में से 2 गो ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में तोड़ने में खर्च हो जाता है। ग्लूकोज को किस रूप में? पायरुविक अम्ल में तोड़ने में। और फिर वो जाके टूटता है, जाके माइटोकॉन्ड्रिया में 18 दूनी 36, और 2 गो यहाँ रह जाता है कोशिका द्रव में। तो 36 से 2 38 गो। कर ले ये पढ़िए केफ चले कहाँ मतलब खत्म हो गया। कल हम लोग को पोषक पदार्थ पढ़ना है। पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ कल पढ़ लेना। चलिए, विश्व में प्रथम कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश रूस। विश्व के चारों ओर घूमने वाला समुद्री यात्रा वाला प्रथम फर्डिनेंड। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश
अमेरिका। कौन सा यान से गया था? अपोलो 11। मगर पहला अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर जाए वाला लूना 9। नहीं, लूना 9 अमेरिकी भेजा था, मगर ऊपर आदमी नहीं था। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था? बेलग्रेड। कब हुआ था गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापना? 1961। इसको बोलते हैं नाम, क्या बोलते हैं? नाम के संस्थापक? हाँ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नासिर, नेहरू और टिट्टो। हैं? नासिर, नेहरू और टिट्टो। अध्यक्ष था ये थे, नेहरू थे अध्यक्ष। और वहाँ पहली बार हुआ था वहाँ पे सर्बिया बेलग्रेड में हुआ था। जो ये थे नासिर, नेहरू और टिट्टो था। नासिर यहाँ से मिस्र के था। प्रथम फुटबॉल जीतने वाला उरुग्वे। कब हुआ था प्रथम? 1930 में। शिक्षा का निर्माण करने वाला भी तो हो ही गया है प्रसा। हुआ था का कुछ एशियन राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 30। हाँ ना, वो एशियन गेम हुआ 1951 में कनाडा हैमिल्टन में हुआ था। 30 में हुआ था। अब भारत कब शामिल हुआ था बताओ? 1934। दूसरा राष्ट्रमंडल खेल में भारत हुआ था शामिल। प्रथम ब्रिटेन प्रधानमंत्री ना, वो तो महिला रॉबर्ट वालपोल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहला रॉबर्ट वालपोल। अमेरिका के तो प्रथम राष्ट्रपति जानते हो? वाशिंगटन डीसी। हाँ, वाशिंगटन डीसी, वही वाशिंगटन सिर्फ जॉर्ज वाशिंगटन। उत्तरी ध्रुव पहुंचने वाली प्रथम महिला वो दूसरा में था फ्रांसिस फिप्स, कनाडा के फ्रांसिस फिप्स। दक्षिण ध्रुव पर प्रथम महिला पहुंचने वाला विश्व में कैरोलिना मिकल्सन। हाँ, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला एमंड सेन। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। कब चढ़ा था? 1953 में। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सैली राइड। रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश सऊदी अरब। हाँ, सोफिया। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन। ऐच्छिक मृत्यु प्रदान करने वाला पहला देश नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड को क्या कहते हैं? हॉलैंड। अर्थशास्त्र का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? नोबेल पुरस्कार। हाँ, 1968-69 में मिला था। रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गर। चिकित्सा में पहला नोबेल पुरस्कार वान बेहरिंग। रसायन में पहला बताइए, पहला नोबेल पुरस्कार वांट हॉफ। केमिस्ट्री में तो पता ना, खोज करता हो। भौतिक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार रॉयट शांति के क्षेत्र में पहला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पार्सी। हाँ, हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पार्सिस को शांति का क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार। साहित्य के साथ में किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार पुंद्रो सल्ली को। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति एनेक्जी संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला विजया लक्ष्मी पंडित। कब बनी थी? 1966। 1953 में तो ये बना था, ये भाषण दिया था आपका थी 53 में था। 1966 में तो एथी कर ले रंगमंच पर एथी कर ले। हिंदी में जो पहली बार जो यूएन का सदस्य कौन बन ले? हिंदी में तो भाषण देते नहीं आते। उन्होंने छोड़ा ना, हिंदी पहले में कौन एक पहली बार बना था? कौन? विजय लक्ष्मी पंडित।
तो सुब्बा लक्ष्मी 1966 में एडिट कर ले प्रदर्शन कुछ होते सुब्बा लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी पंडित और सुब्बा लक्ष्मी, एक 1953 में, एक 1966 में है। 1953 में है अध्यक्ष वाले पहला में सदस्य बनने वाला कौन था यूएनओ का? विजय लक्ष्मी पंडित 1953। ठीक है, देख लिया हम ध्यान में ही आई था। देख लो एक बार पलटू नहीं में तो है ये। विजय लक्ष्मी पंडित अध्यक्ष का बने थे कुछ न खाले। विजय लक्ष्मी पंडित है, ठीक है। सुब्बा लक्ष्मी का प्रदर्शन बोलिए ठीक हो टाली खाई ले। दोनों नहीं है बाबू, कभी विजय लक्ष्मी पंडित 1953 में, ठीक है ना? 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित है। हाँ, 1966 में सुब्बा लक्ष्मी टाली खा ले, टाली खा ले। चलो, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर किसी भी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। मर गया कहिए तो बेनजीर भुट्टो। अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला प्रथम अंतरिक्ष शटल का नाम कोलंबिया। यही कोलंबिया का हुआ था 2003 में क्रैश हो गया था। 1 2 3 2003। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश, अरे आधुनिक बोले चाहे प्राचीन बोले दोनों तो वहीं पे, यूनान, एथेंस यूनान। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। वोस्टॉक 6 से ना, वोस्टॉक 1 से 6 से गया था वही एलेक्स। हाँ, कल हम लोग का पढ़ना है विश्व में सर्वाधिक बड़ा, छोटा और ऊंचा। पीडीएफ पेज नंबर 23 ना, 25। हाँ 25 होगा, क्षेत्रीय वाला तो पूछा ही गया था। चलिए बताइएगा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ है? नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? वो तो फिरोजाबाद है। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद। अंतरिक्ष का मुख्य वो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में, पहले से। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? ना यूपी में है, रायबरेली। इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? रायबरेली। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? ऊपरे श्रीनगर। कहाँ पे? इंदिरा गांधी बोटेनिकल गार्डन रायबरेली। इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। भारत सब्जी शोध संस्थान, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ है? यूपी में ही है, बनारस में। कहाँ पे? हाँ, भारतीय सब्जी शोध संस्थान बनारस। जल्लीकट्टू खेल कहाँ पे? तमिलनाडु में। मुगल में किसे सूरत का उल्टा बोल दो, सूरत बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता मुगल काल में?
ये था काबुल का मक्का कहा जाता था। काबुल का मक्का किसे कहा जाता है तो बंदरगाह को? सूरत बंदरगाह को। राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ के चित्तौड़। नेवेली ताप विद्युत स्टेशन कहाँ है? नेवेली लिग्नाइट नेवेली बिहार में। तमिलनाडु। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु। नामदफा वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चमड़ा चेन्नई। चेन्नई। सलाल परियोजना सलाल थी झेलम नदी पर। चेनाब नदी पे। काजू उत्पादक दुल्हस्ती, चेनाब और दुल्हस्ती, सलाल और एक बगलिहार, बगलिहार दुल्हस्ती सलाल। तीनों आपका जो है चेनाब नदी पे है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर। जयपुर का। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। किस नदी पे गांधी सागर बांध? चंबल नदी पे। किस नदी पे है? चंबल नदी पे। सबसे ज्यादा ईसाई प्रतिशत वाला राज्य? नागालैंड। सर्वाधिक ज्यादा प्रतिशत वाला ईसाई प्रतिशत वाला? नागालैंड। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। साहित्य अकादमी का मुख्यालय 1953 दिल्ली में। बुद्धा स्मृति पार्क पटना। बुद्धा स्मृति पार्क पटना। हम ग्रुप डी में पूछ लेते एक बार, हम ना मारे थे। बुद्ध स्मृति कोयना बांध कहाँ है? कोयना बांध महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद। पोषण संस्थान हैदराबाद। ये भी नहीं याद हुई तो ऑनलाइनर्स। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर राजस्थान। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। वो डायमंड वो थी वहाँ पे काटा जाता है, सबसे ज़्यादा काटा है वहाँ पे होता है। आज सबसे ज्यादा बड़ा बिल्डिंग बना है ना। विश्व का सबसे बड़ा अथी बना है कार्यालय। कार्यालय जैसे कैसे था विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय था वहाँ पे अमेरिका के पेंटागन, ओकरो से बढ़कर बना गया है। आधुनिक नोकरेक वन्यजीव अभयारण्य मेघालय। नोकरेक मेघालय। रत्नागिरी ललितगिरी तथा उदयगिरी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। ललितगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी। रत्नागिरी वो पे महाराष्ट्र में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कहाँ है? तमिलनाडु। श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु राज्य में। हरिहरनाथ मंदिर कहाँ है? बिहार में। सोनपुर बिहार। हरिहरनाथ मंदिर सोनपुर। खंडाधार जलप्रपात खंडाधार जलप्रपात उड़ीसा। शिव समुद्रम तमिलनाडु कावेरी नदी पे। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक। कर्नाटक। शिव समुद्रम कल ने बता लिया है कि ये वाला पहला जल विद्युत परियोजना हुआ था यहाँ पे पश्चिम बंगाल 1897 में, और 1902 में हुआ था शिव समुद्रम पे दूसरा जल विद्युत परियोजना शिव समुद्रम पे। तमिलनाडु है, देखते हो शिव समुद्री जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो बोल तो रहे कर्नाटक में। तमिलनाडु में सैलम बांध है, श्री सैलम है। हाँ बोल तो रहे। चलिए, राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ है? झारखंड जमशेदपुर। झारखंड। जैनों का प्रसिद्ध पालीताना मंदिर किस राज्य में है? जैन से संबंधित है पालीताना गुजरात में। पालीताना कहाँ है? शत्रुंजय पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? शत्रुंजय। यही शत्रुंजय पहाड़ी पर पालीताना मंदिर है, गुजरात। पालीताना मंदिर किस पहाड़ी पे है? शत्रुंजय। किस राज्य में है? गुजरात। लोसांग त्योहार सिक्किम। लोसर लद्दाख। मौसमाई गुफा किस राज्य में स्थित है? मेघालय। मौसमाई गुफा मौसमाई
में गुफा कहाँ है? मेघालय। तडोबा राष्ट्र टाइगर रिजर्व, टाडोबा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र। तडोबा महाराष्ट्र। कचारी जनजाति असम। कजारी जनजाति असम। ग्रसिया राजस्थान। ग्रसिया राजस्थान। भारतीय मौसम विभाग मुख्यालय दिल्ली। सीता बेग गुफा कहाँ है? सीता बेग छत्तीसगढ़। सीता बेग गुफा। मौसमाई गुफा अभी बताए मेघालय। मौसमाई गुफा मेघालय में और सीता बेग छत्तीसगढ़ में, दोनों गुफा है। सीता बेग छत्तीसगढ़ में, मौसमाई मेघालय। गोयचा ला पास माने गोयचा ला दर्रा किस राज्य में है? गोयचा ला सिक्किम। गोयचा ला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। मंगला नामक कुआं कहाँ है? राजस्थान। माता टीला परियोजना किस नदी पे है? बेतवा नदी पे। लक्ष्मीबाई सागर बांध बेतवे नदी पे है। लक्ष्मीबाई सागर बांध और माता टीला बेतवा नदी पे है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश झारखंड में है, मायाता बिहार में भी होता है। संथालों में जो विवाह होता है उस विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। बापला कहा जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। सेंटलिज जारवा कहाँ का जनजाति है? सेंटलिज जारवा सैम्पेन ओंज अंडमान निकोबार। रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य। रंगानाथिट्टू कर्नाटक। रंगानाथिट्टू नामों से इन्हें भागवा दक्षिणी में। रंगानाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में। जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा केंद्र ये है महाराष्ट्र में। गुजरात में है, कच्छ में है मांडवी। कच्छ के रन पूरा खाली इसलिए। किस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है? यहाँ उत्तराखंड की तरफ है। बोडो। बोडो ना टोडा सॉरी बोडो कहती। टोडा जनजाति आपका है में बहुपति विवाह मतलब एक से अधिक से। हाँ कहाँ पाले सब? टोडा तमिलनाडु। बहुपत्नी की बात हाय हो है। हाँ ये में ध्यान नहीं। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर रहेगा 26। लिखल होगा।